नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, पिछला वीडियो में हम लोगों ने जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू थे उसका 100 क्वेश्चंस जाना था। आज जो है हम लोग 100 क्वेश्चंस के आगे यानी कि 101 से शुरुआत करने वाले हैं और फुल्ली जो है इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक नया प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो आप लोग वीडियो और चैनल के साथ बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, द शॉक पिट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम विच टाइप ऑफ एरियाज। सोखने वाले गड्ढे को किस प्रकार के क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हाई ट्रैफिक एरियाज यानी कि उच्च यातायात वाले क्षेत्र, लो ट्रैफिक एरिया निम्न यातायात वाले क्षेत्र, जीरो ट्रैफिक एरिया शून्य यातायात वाले क्षेत्र, या मॉडरेट ट्रैफिक एरिया मध्यम यातायात वाले क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका हाई ट्रैफिक एरिया से दूर रखना चाहिए सोखने वाले गड्ढों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पिट इन यूज इज फुल, शुभ शौचालय, द फॉलो शुड बी डाइवर्टेड टू सेकेंड पिट एंड द फील्ड। अप पिट शुड बी द डिक्लोज्ड आफ्टर डैश ईयर रेस्ट पीरियड। यानी कि जब सुलभ शौचालय में उपयोग में आने वाला गड्ढा भर जाता है तो उसके प्रवाह को दूसरे 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स के बाद दूसरे गड्ढे में प्रवाह किया जाता है, या 6 मंथ टू 1 ईयर्स के बीच में, 3 ईयर्स के बीच में, या 2.5 टू 3 ईयर्स के बीच में। इस क्वेश्चन का कहने का सिंपल सा फंडा ये है दोस्तों कि जब सुलभ शौचालय जो चलते हैं उसका पहला गड्ढा अगर टैंक भर जाता है तो उसको दूसरे टैंक में कब खोला जाता है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग दी गई है ये सारे ऑप्शन इसके दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1.5 से 2 वर्ष के बीच में जो है इसे दूसरे गड्ढे में प्रवाहित किया जाता है। विच स्टेज ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट रिमूव डिजोल्व एंड द सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर। मतलब कि सीवेज उपचार का कौन सा चरण विघटित और निलंबित जैविक पदार्थ हटा देता है। पहला प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड टेरिटरी ट्रीटमेंट द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट द्वितीयक उपचार चरण, या टेरिटरी ट्रीटमेंट तृतीय उपचार चरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जो सीवेज उपचार के विघटित बायोलॉजिकल जो निलंबित जैविक पदार्थ होते हैं वो जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड दैट कैन बी यूज्ड स्वेज प्योरिफिकेशन। इनमें से किस विधि को सीवेज संशोधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला बायोलॉजिकल मेथड यानी कि जैविक विधियाँ, नॉन फिजिकल मेथड गैर भौतिक विधियाँ, साइकोलॉजिकल मेथड मनोवैज्ञानिक विधियाँ, इंटेलेक्चुअल मेथड यानी कि बौद्धिक विधियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बायोलॉजिकल मेथड यानी कि जैविक विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105, डैश इज ए लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर हैजार्डियस लिक्विड वेस्ट। यानी डैश खतरनाक तरल कचरे के निपटान के लिए एक तरल अपशिष्ट निपटान विधि है। पहला निर्जलीकरण यानी कि डी वाटरिंग, भस्मीकरण यानी कि इंसिनरेशन, सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन, या सॉलिडिफिकेशन यानी कि ठोस बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण। द वर्ड डिप्टेरा मीन्स, यानी डिप्टेरा शब्द का अर्थ क्या है। 2 विंग्स 2 पंख, नो विंग्स बिना पंख के, 4 विंग्स 4 पंखिया, या डबल साइडेड 2 तरफिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डिप्टेरा का मीन्स होता है 2 पंखे यानी कि 2 विंग्स। फूड पॉइजनिंग एंड फूड स्पॉइलेज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भोजन विषाक्तता और भोजन खराब होने का कारण बैक्टीरिया होता है, सही विकल्प चुने। पहला जो है केमिकल कंटेमिनेशन यानी कि रासायनिक संदूषक, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन जैविक संदूषक, फिजिकल कंटेमिनेशन यानी कि भौतिक संदूषक, या क्रॉस कंटेमिनेशन यानी कि पार संदूषक। तो भोजन खराब जो विषाक्त होते हैं फूड पॉइजनिंग उसके खराब होने का बैक्टीरिया कारण होता है। तो इनमें से जो है किन के माध्यम से जो होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ये जो बैक्टीरिया के माध्यम से फूड पॉइजनिंग होता है वो एक बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन यानी कि जैविक संदूषण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन सराउंडिंग द इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। फ्लाइज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जंक पेपर या प्लास्टिक के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फ्लाइसेस। डैश नियोटिन इज ए टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यानी निकोटीन एक प्रकार का डैश कीटनाशक है। ऑर्गेनिक कीटनाशक है, इनऑर्गेनिक है, नेचुरल है या फिर बायोलॉजिकल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, जो निकोटीन होता है वो एक प्रकार का नेचुरल कीटनाशक होता है। हर्बिसाइड्स इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल पेस्टिसाइड्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर्बिसाइड सभी कीटनाशकों में सबसे आम है, तो सही विकल्प चुनें। इट अकाउंट फॉर approximately 80% of all pesticides used. In account for approximately 60% of all pesticides used. It account for approximately 70% all pesticides used. In account for approximately 50% all of the pesticide used. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका it account for approximately 80% of all pesticide used. Next question, dash are active ingredients in some household disinfectants. It also found in some mouthwashes and the disinfectant soap and hand washes. यानी कि डैश विभिन्न घरेलू कीटनाशकों में पाया जाने वाला सक्रिय तत्व है। यह कुछ माउथ वॉश कीटनाशक है। तो क्या है? फेनोलिक है, एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइजनिक एजेंट है या फिर टर्पिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फेनोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, डैश इज डन टू इंक्यूबेशन लूप्स एंड स्ट्रेट वायर इन माइक्रोबायोलॉजी लैब्स फॉर स्ट्रिकिंग। यानी माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्ट्रिकिंग के लिए इनोक्यूलेशन लूप्स और स्ट्रेट वायर में डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑटोक्लेव, ऑप्शन 2 फ्लेमिंग, ऑप्शन 3 ग्लास बेड स्टेरिलाइजर्स एंड ऑप्शन 4 इंसिनरेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फ्लेमिंग। 113, the pumps force air into an airtight tank containing spray liquids, thus moving the spray liquid under pressure through the nozzle for its automation. पंप वायु को एक एयर टाइट टैंक में दबाकर रखता है जिससे तरल स्प्रे पदार्थ होता है। इस प्रकार तरल स्प्रे एयर कंप्रेशन पंप्स पे कार्य करता है, हाइड्रोलिक पंप्स पे कार्य करता है, डिस्प्लेसमेंट पंप्स पे कार्य करता है या नॉर्मल पंप की तरह कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एयर कंप्रेशन पंप्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरिंग द एयर फॉर hazards, contaminants which may potentially lead to worker illness or death. This is an example of। हवा में उपस्थित खतरनाक प्रदूषकों की निगरानी करना जो कि संभावित रूप से श्रमिकों की मृत्यु या बीमारी का कारण बन सकता है, यह एक उद है। क्या है? श्रमिक लाभ योजना के तहत यानी कि वर्कर बेनिफिट स्कीम, ऑक्यूपेशनल हाइजीन व्यावसायिक स्वच्छता, सिक्योरिटी चेकअप सुरक्षा की जांच या सर्वे यानी कि सर्वेक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑक्यूपेशनल हाइजीन यानी कि व्यावसायिक स्वच्छता। इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि हवा में जो भी खतरनाक संदूषक होते हैं या प्रदूषक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जिससे कि श्रमिक मृत्यु हो जाते हैं या फिर वे बीमार पड़ जाते हैं। तो ऑक्यूपेशनल यानी व्यावसायिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। These enter the deep lungs and is considered to be the less than 10 micrometers AAD। यह फेफड़ों के भीतर एक प्रवेश करता है और इसे 10 माइक्रोमीटर AAD से कम माना जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं इनहेबल डस्ट, कंक्रीट डस्ट, शो डस्ट या रेस्पिरेबल डस्ट। देखिए डस्ट से भी क्वेश्चन आ गया है कि जो सांस हम लोग लेते हैं उसका पार्टिकल्स का क्या माप होता है।
ये है इस क्वेश्चन में। अब जरूरी नहीं है कि यही चीज़ आएगा, इस टाइप का जो है आप लोग अदर भी कुछ पढ़ सकते हैं। और जो भी नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं थ्योरी के, एमसीक्यू के, वो सारे चीज़ आप लोग देखिए। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जो अदर भी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का आप लोग तैयारियां कर रहे हो जॉब के लिए उन सभी के लिए जो है ये सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट भी आ चुका है, आप लोग जाके अच्छे से जरूर देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका श्वसनीय धूल। ठीक है, जो फेफड़ों में 10 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं, प्रवेश करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे रेस्पिरेबल डस्ट, यानी कि श्वसनीय धूल होता है। नेक्स्ट, LMRA is a new tool adequate to be the used in the companies where acute safety risks are the relevant in this M stand for। यानी कि जो LMRA एक नवीन उपकरण है जिसका उपयोग उन कंपनियों में किया जाता है जहां तीव्र सुरक्षा जोखिम बने रहते हैं। तो इसके फुल फॉर्म में जो भी होता है उसमें M का क्या अर्थ होता है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो पहला है मेजरस, मिनट्स, मिनिमम या मेजरेबल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जानने से पहले इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है L फॉर लास्ट, M फॉर मिनट, R फॉर रिस्क एंड A फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लास्ट, मिनट, रिस्क, एनालिसिस। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग याद रखिएगा कि LMRA का मतलब होता है लास्ट, मिनट, रिस्क, एनालिसिस। अब जब ये समझ में आ गया है तो यहाँ पे M किसके लिए स्टैंड करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनट के लिए। PPE इज क्लोथिंग और इक्विपमेंट डिजाइन टू बी द worn by someone to protect them from the risk of injury or illness in this E stand for। अब देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म वाला सब आ रहा है, तो जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा भी कई सारे फुल फॉर्म्स मैंने बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए। सभी थ्योरी में जो है जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं ना वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि PPE एक वस्त्र उपकरण है जो किसी चोट या बीमारी या जोखिम से बचाने के लिए हम लोग पहनते हैं। इसमें जो है E का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इम्प्लेस्टमेंट, अर्ली, एक्सक्वेशंस या इक्विपमेंट। तो दोस्तों PPE में E का मतलब जानने के पहले जो है हमें इसका फुल फॉर्म जानना होगा। और ऐसे ही कई सारे फुल फॉर्म जो है ना मैंने कई बार बताया हुआ है थ्योरी वाले वीडियो सब में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके उन सभी थ्योरी क्लास के वीडियो को देखिए, तभी जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये सारे PDF को जो है एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को टेलीग्राम में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब जब हम लोग फुल फॉर्म जान लिए हैं तो इसका जो है E किसके लिए क्या होगा? इसका राइट आंसर इक्विपमेंट हो जाएगा, यानी कि नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्युनिकेबल डिजीज is one that is spread from one person to another through a variety of ways that does not include। एक संचरणीय रोग है जो विभिन्न माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या? तो वो बताना है। पहला है कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड्स, यानी रक्त एवं रक्तीय पदार्थ के द्वारा। ब्रीथिंग इन अन एयरबोर्न वायरस जनित वायु में सांस लेना। बीटेन बाय इंसेक्ट, कीड़ों के द्वारा काटना। या जेनेटिक और लाइफ स्टाइल फैक्टर, अनुवांशिक या जीवन शैली कारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट ब्लड वगैरह से भी फैलता है, हवा में सांस लेने से भी फैलता है, कीड़ों के काटने से भी फैलता है, लेकिन जो जेनेटिक यानी अनुवांशिक होते हैं वो एक दूसरे से संपर्क या इन जो भी प्रोसीजर होते हैं उनके वगैरह नहीं फैलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक और लाइफ स्टाइल फैक्टर, अनुवांशिक या जीवन शैली कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर फॉर ए कम्युनिकेबल डिजीज टू एश्योर दैट फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। एक संचरणीय रोग होने के लिए इन कारकों का होना आवश्यक है। पहला, एक पर्याप्त शक्तिशाली सूक्ष्मजीव।
भौतिक निष्क्रियता, प्रसारण के लिए सहयोगी वातावरण, एक व्यक्ति जो असंवेदनशील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि भौतिक निष्क्रियता। इसके वजह से जो है संचरणीय रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कम्स, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब आता है? देखिए, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन वाले चैप्टर पे इसको मैंने बताया हुआ है और उसका भी लिंक जो है डिस्कशन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देखिए। फर्स्ट ऑप्शन 24 to 30 अप्रैल 2018, 25 to 31 मार्च 2018, या 20 to 26 जून 2018, 117 जनवरी 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जो विश्व टीकाकरण सप्ताह आता है वो है आपका 24 से 30 अप्रैल। ठीक है, 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह आता है हर साल, लेकिन शुरुआत इसकी 2018 से की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर सच एज ए पर्सन बैकग्राउंड, लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट आर known to increase the likelihood of certain diseases. चूज द करेक्ट वन। किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, जीवन शैली और पर्यावरण कुछ बीमारियों की संभावना को बढ़ाने के लिए जोखिम कारक है। क्या आता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, कम्युनिकेबल डिजीज में, हेरिडिटरी डिजीज में या जेनेटिक डिजीज में? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्ट डील with various problem concerning safety, health efficiency and well-being of the person at workplace. डैश कार्य स्थलों पर कर्मचारी की सुरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता और कल्याण से संबंधित विभिन्न समस्याओं से संबंध है। तो क्वेश्चन 122 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके तहत जो भी कर्मचारी के कार्यस्थल होते हैं उनकी सुरक्षा, दक्षता, कल्याण से संबंधित जो बातें बताई गई हैं या जो शर्तें रखी गई हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ही बताई या रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड पर्सनल विद एक्वेट इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड फैसिलिटीज? यानी कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ ही पर्याप्त उपकरण, आपूर्ति और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एम्प्लॉयर, कंपनी, इंडस्ट्रीज या एम्प्लॉय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका एम्प्लॉयर, यानी कि नियोक्ता, रिक्वेटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड रूम्स आर मैंडेटरी व्हेन देयर आर मोर देन डैश मेंबर्स वर्क्स एट वर्क और व्हेन देयर इज ए potentially high और specific risk at work। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कक्ष अनिवार्य है जब काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक हो अथवा जब, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार का स्पेशल रूम कंपलसरी माना जाता है, यानी होना ही होना चाहिए फैक्ट्रियों में या वर्किंग प्लेस में, जहां पर जो है कम से कम 200, 300, 400 या 500। तो करेक्ट आंसर होगा जहां पर कम से कम 500 मजदूर जो है या फिर वर्कर्स जो है काम कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। बाकी दोस्तों नंबर 1 से लेके 120 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उन सभी का आंसर भी जो है यहाँ पे ऑप्शन वाइज मैंने दे रखी है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो ना तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से देखिए। मैं थोड़ा स्लोली इसको स्क्रॉल करता हूँ। 120 यहाँ हो गया, 121 यहाँ से है, यहाँ तक 124। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है, वाई ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन? यानी जल प्रदूषण के नियंत्रण में भूजल निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है? तो पानी की अधिक मात्रा प्रदान करने के लिए, पानी में मौजूद रासायनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए, पानी की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, या भूजल से पानी की आपूर्ति की मात्रा को कम करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी पानी में अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट कंटेंट्स हैवी मेटल एक्सेप्ट
निम्नलिखित सभी कीटाणुओं में भारी धातु होती है सिवाय एक के, तो कौन सा है वो ऑप्शन चुनना है। इसमें जो है हैवी मेटल नहीं यूज होता है। कॉपर सल्फेट में, सिल्वर नाइट्रेट में, मर्क्यूरोक्रोम में या क्लोरीन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्लोरीन में। क्लोरीन में कोई मेटल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर एज इट हैज। जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोहिर्जा, बड़ी मात्रा में खाद की मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट, विच स्टेज डज एडल्ट्रेशन टेक प्लेस इन। किस चरण में मिलावट होती है? प्रोड्यूसर उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूशन वितरक, रिटेलर फूडर विक्रेता या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, यानी किसी चीज़ में अगर जिसको मिलावट करना है तो कोई भी कर सकता है। जो बनाता है उत्पादक वो भी कर सकता है मिलावट, जो बेचता है वो भी उत्पादक से खरीदने के बाद बेचने के पहले कुछ मिलावट कर देगा, जो रिटेलर होते हैं वे भी कर सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी कैसे भी मिलावट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर एडल्ट्रेंट एडिड। अपमिश्रक खोट को मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? उत्पादों के सामग्री भंडारण और उपयोग होने तक की अवधि को बढ़ाने के लिए, जैसे यूरिया मिलाया जाता है। स्वाद, रंग और प्रस्तुति में सुधार करने के लिए मिलावट किया जाता है। उसी कीमत पर कम मात्रा बेचने के लिए किया जाता है, या इनमें से सभी। यानी कि मिलावट क्यों किया जाता है, ये सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं और जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन सभी को सोचते विचारते हुए मिलावट किया जाता है कि जो भंडारण है वो अधिक समय तक रहेगा, या फिर जो रंग या उस पर जो क्वालिटी है उसमें सुधारा जा सके, ये भी हो सकता है। और उसी कीमत पर जो है अगर मिलावटी कर दिया तो कम सामान, भारी वाला सामान कम चढ़ेगा, या फिर जो 1 किलो है वो 2 किलो बन जाएगा तो ज़्यादा बिकेगा। ये सभी के सभी चीज़ें जो है करने के लिए मिलावटी की जाती है। अगला क्वेश्चन, ए वैक्सीन कैन बी। कोई टीका हो सकती है एक एंटीजेनिक प्रोटीन, कमजोर रोगजनक वाला, जीवित क्षीण रोगजनक वाला, या फिर सभी। इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो है नेक्स्ट, एड्स स्पेयर ड्यू टू। एड्स फैलता है दूषित खाना के कारण, जीवन के अनैतिक तरीका के कारण, संक्रमित सुई और सिरिंज के कारण, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज। संक्रमित सुई और सिरिंज के कारण एड्स फैल सकता है। इटाई, ठीक है, इटाई डिजीज इज कॉज ड्यू टू द विच पॉल्यूटेंट। इटाई रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? मरकरी, लीड, सीसा, पोटेशियम या कैडमियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, जो इटाई रोग होते हैं ना वे कैडमियम के कारण फैलते हैं। नेक्स्ट, द टेस्ट फॉर टर्बिडिटी डिस्क्राइब व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। टर्बिडिटी टेस्ट पानी की किन विशेषताओं का वर्णन करता है? गंध, पानी की खनिज एकाग्रता, पानी में निलंबित सामग्री, या पानी की धातु एकाग्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर, पानी में निलंबित सामग्री। क्वेश्चन नंबर 10, इसको 130 भी हम लोग बोल सकते हैं। सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग डिजास्टर रिलीफ ऑप्शन रिक्वायर दैट द टेंट कम्स साइड बी। आपदा राहत कार्यों के दौरान स्वच्छता आवश्यकताओं की आवश्यकता है कि तंबू शिविर साइटेड डैश हो। पहला, एक ढलान पर और मिट्टी की प्राकृतिक आसानी से जल निकासी का पक्ष लेती है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति से संरक्षित, मच्छर प्रजनन स्तरों, कचरा डंप और वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र से दूर, या फिर इनमें से सभी। यानी कि प्राकृतिक आपदा के समय जो हम लोग राहत कार्य करने के लिए कैंप लगाते हैं वो कहाँ पर होना चाहिए, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कैंप लगाने से पहले हमें ये सभी बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरफुली डिजाइंड एरिया वेयर वेस्ट इज द बरीड ऑन प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन आर कॉल्ड। सावधानी पूर्वक नामित क्षेत्रों जहां पानी प्रदूषण को रोकने के लिए अपशिष्ट में दफनाया जाता है क्या होता है? ठोस कचरा, सैनिटरी लैंडफिल, खतरनाक अपशिष्ट, या रिसाइकलिंग कारखाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा
सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है, जो सावधानी पूर्वक नामित क्षेत्र होते हैं जहां पानी प्रदूषण को रोकने अपशिष्ट को दफनाया जाता है, वो होता है सैनिटरी लैंडफिल। विच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड्स? रक्तस्राव घावों की देखभाल करते समय पहला कदम कौन सा होना चाहिए? एक साफ या बांझ ड्रेसिंग के साथ सीधे दबाव लागू करें, दबाव बिंदु पर दबाव लागू करें, रक्त भिगोले पट्टी को मजबूत करने के लिए भारी ड्रेसिंग जोड़ें, या घाव को ऊपर उठाएं। यानी कि जब रक्तस्राव हो रहा होता है उस समय जो है हमें क्या उपचार देना चाहिए, कहने का ये मतलब है इस क्वेश्चन का। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ ए क्लीन और स्टेरलाइट ड्रेसिंग, यानी एक साफ या बांझ ड्रेसिंग के साथ सीधे दबाव लागू करें, दाब के रखें सब कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रीट ए फर्स्ट डिग्री बर्न शुड बी? फर्स्ट डिग्री बर्न के उपचार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक अच्छी गुणवत्ता जला क्रीम या मलहम लागू करें, गर्म साबुन पानी के साथ अच्छी तरह से क्षेत्र साफ करें, बर्न और दिल के बीच एक संकुचन बैंड लागू करें, या ठंडा पानी को तब तक लागू करें जब तक दर्द कम या शेष ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कि फर्स्ट डिग्री बर्न का उपचार करने के लिए सबसे पहले ठंडा पानी को तब तक लागू करें जब तक दर्द कम या शेष ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग केमिकल आर डिसइंफेक्टेंट एक्सेप्ट? निम्नलिखित रसायन कीटाणुशोधक हैं सिवाय इसके, यानी कि एक सभी कीटाणुशोधक है एक को छोड़कर। ग्लूटाल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो होता है रासायनिक कीटाणुशोधक नहीं है, बाकी जो भी है ग्लूटाल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड सभी के सभी कीटाणुशोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था? 1984, 1985, 1986 या 1987? कब शुरू किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इंक्लूड द स्टडी ऑफ डैश? पोषण में डैश अध्ययन शामिल है? क्या शामिल है पोषण में? जीव का भोजन, पाचन की प्रक्रिया, एक जीव जिस तरह से भोजन प्राप्त करता है, या इनमें से सभी? यानी पोषण में क्या शामिल किया गया है इनमें से? तो ऑप्शन हो जाएगा सभी को शामिल किया गया है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था, उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पोषण के लिए सभी शामिल किया जाता है। जीव का भोजन क्या है वो भी बताते हैं, पाचन की प्रक्रिया क्या होती है वो भी बताया जाता है, एक जीव किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करता है वो भी बताया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर ट्रांसमिटेड टू? पृथ्वी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों डैश के लिए पारदर्शी है? जीव का भोजन के लिए, पाचन की प्रक्रिया के लिए, एक जीव जिस तरह से भोजन प्राप्त करता है उसके लिए, या इनमें से सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए ट्रस्टेड पार्टनर व्हेन इट कम टू कीपिंग वर्क प्लेस हाइजीन सिचुएशन सस्टेन्ड एंड अप टू हाई स्टैंडर्ड? जब कार्यस्थल की स्वच्छता को बनाए रखने और एक उच्च स्तरीय मानक बनाए रखने की बात आती है तो डैश एक विश्वसनीय भागीदारी है? AISCO, APA, CSIR या ARIC? कौन सा संस्था जो है इसके लिए भागीदारी है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AISCO। पैसिव इम्यूनिटी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग आइजीज antibodies to protect against infection. It gives immediate but short-lived protection. Choose the correct time duration. यानी निष्क्रिय प्रतिचरण संक्रमण से बचाने के लिए एजीज एंटीबॉडी प्रदान करने का पर्याप्त समय क्या है, यही है क्वेश्चन का मतलब। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, ये सारे चीज़ें जो है मैंने इम्यूनाइजेशन वाले चैप्टर पे बताया हुआ है। इसका थ्योरी देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक तो सेम बात है दिया हुआ है।
सेवरल वीक टू 3 और 4 मंथ्स एट मोस्ट, कुछ सप्ताह से 3-4 महीने पहले तक, कुछ सप्ताह से अधिकतम 1 या 2 महीने तक, कुछ सप्ताह से अधिकतम 2 या 3 महीने तक, कुछ सप्ताह से अधिकतम 4 या 5 महीने तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका several weeks to 3 or 4 months at post. By exposing an animal to an immunogen in a controlled way, its body can learn to protect itself. This is called dash. किसी पशु को एक नियंत्रित विधि से एक इम्यूनोजेन के प्रति उजागर करने से उसका शरीर खुद की रक्षा करना सीख सकता है। इसे क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षण यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन या कंट्रोल इम्यूनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिव इम्यूनाइजेशंस। अब जो नहीं देखे होंगे थ्योरी क्लास तो यहाँ पे सिर्फ आंसर याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है नहीं पता, इम्यूनाइजेशन क्या है वो भी नहीं पता, पैसिव इम्यूनाइजेशन वो क्या है वो भी नहीं पता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग थ्योरी क्लास देखिएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस टाइप से क्वेश्चन दिया वैसे ही न देगा, ऐसा नहीं होता है, हमेशा बदला ही जाता है। तो अगर थ्योरी याद रहेगा ना तो क्वेश्चन को कहीं से भी तोड़ मरोड़ के दे, छांट काट के दे, आप लोग जो है अच्छे से बना लीजिएगा। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप लोग थ्योरी पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वेयर प्री सिंथेटाइज एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन सिस्टम are transferred to a person so that the body does not need to the produce these elements itself। यानी डैश वह है जहाँ प्रतिक्षरण प्रणाली के पूर्व संश्लेषित तत्वों को एक व्यक्ति क्या करता है? सक्रिय परीक्षरण करता है, प्रतिक्षरण करता है, निष्क्रिय प्रतिक्षरण करता है या नियंत्रित परीक्षण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड, महामारी रोग अधिनियम कब तैयार किया गया? 1896 में, 1889 में, 1887 में या 1897 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महामारी रोग अधिनियम जो है 1897 में तैयार किया गया। द एपिडेमिक डिजीज एक्ट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एक्ट इन इंडिया कंप्राइजिंग ओनली डैश मेंबर ऑफ सेक्शंस। महामारी रोग अधिनियम भारत के छोटे अधिनियमों में से एक है जिसमें केवल 10 धाराएं शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा राइट आंसर 4, 4 धाराएं शामिल। हु वाज द अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट ए रिपोर्ट ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? यानी यहाँ पे सर्वप्रथम बात हो रही है, जब भी फैक्ट्री एक्ट बना था मजदूरों के लिए तो उस समय जो है जो स्वास्थ्य जो औद्योगिक श्रमिक के लिए स्वास्थ्य बीमा होता है उसकी देखरेख करने के लिए जो है सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? AP मानेकर, GP सिंगला, BP अद्रकर या BR देशमुख? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है BP अद्रकर। ठीक है, सर्वप्रथम जो औद्योगिक श्रमिक के लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था उसके लिए BP अद्रकर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया पास द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट? भारत ने महिलाओं और कन्याओं की अनैतिक तस्करी का दमन कानून कब पारित किया? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट कब बनाया गया था? 1956 में, 1988 में, 1946 में या 2000 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 यानी कि 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी मीन्स एनी लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिशमेंट्स और स्पेसिफाइड अंडर विच सेक्शन? केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला का अर्थ है कि कोई प्रयोगशाला या संस्थान कौन खंड के तहत स्थापित या निर्दिष्ट है? सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 5 या सेक्शन 10? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 4। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट्स जो है मैं फिर से लाऊंगा, तब तक आप लोग थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग तो बस वीडियो देख लेते हो, आप लोगों का काम हो जाता है, लेकिन उसके पहले रिसर्च करना, देखना, ढूंढना, बनाना मेरा काम है। तो उसके लिए थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तब तक आप लोग जो भी मैंने क्वेश्चन अभी तक बताए हैं आप लोगों को वो सारे का तैयारी कीजिए अच्छे से।
इसका भी आंसर जो है मैंने नीचे पे दे रखा है, आप लोग वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके जो है देखिएगा। और नेक्स्ट पार्ट अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, जो नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के जॉब रिलेटेड या एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।